मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा ओवैसी वो एक किसान नेता, रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो। फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है। मिस्टर ओवैसी, 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट? अरे हम ही तूने नजर आते आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़? ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजरात की आवाम से अपील कर रहा हूं, मैं खास तौर से आदिवासी भाइयों और बहनों से, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से, हमारे दलित भाई और बहनों से और खास तौर से हमारे ओबीसी भाई और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप इस विकल्प की सरपरस्ती करिए, इसकी आप तायीद करिए। ये एक जो पौधा हम गुजरात में लगा रहे हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करने का हमारा मकसद सिर्फ नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि यहाँ की गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके, यहाँ के आदिवासियों को उनकी ज़मीनें उनसे ना छीनी जाए, किसी दलित और मुसलमान को किसी हुकूमत उन पर नाजायज जुल्म ना कर सके। और पूरी लड़ाई का मकसद ये है कि जो बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान है, जिस संविधान ने हम तमाम को हुकूक दिए, राइट्स दिए, उन राइट्स को हासिल किया जाए। और मैं आपसे ये बताने आया हूं कि याद रखिए, हमारे मुल्क भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे इंसाफ मिले, अगर कोई आदिवासी चाहता है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, अगर कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुझे गैर जरूरी किसी झूठे इल्जाम में जेल में डालकर मेरी जवानी को सड़ा ना दिया जाए, अगर कोई दलित भाई हमारा ये चाहता है कि मुझे नक्सलाइट कहकर जेल में ना डाल दिया जाए, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत मुझे अपना हक मिले, तो याद रखो, सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ आंसू बहाने से, सिर्फ घुटन की जिंदगी गुजारने से या घर के दरवाजे और तनबियों को बंद करने से कोई आसमान से उतर कर या जमीन से निकलकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देगा। भारत का संविधान आपसे ये कहता है कि अगर तुम हिम्मत वाले हो, अगर तुम्हारे सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते, तो जमहूरियत में सालों सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, वोट हासिल करना भी अपना मकसद बनाओ। जिस दिन आप अपना वोट हासिल करेंगे, जब ये तमाम वंचित समाज अपना वोट हासिल करेंगे, तब जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान में जिन 4 बातों का जिक्र किया था, जिसमें बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब ये आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, ओबीसियों पर मुनसिर है कि अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं तो तुमको जरूरी है कि मैं तुमको वोट डालने का हक भी दे रहा हूं और वोट हासिल करने का भी हक दे रहा हूं। भारत का संविधान, जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमसे क्या कहा कि अगर तुम लिबर्टी हासिल करना चाहते हो, आजादी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम इक्वालिटी हासिल करना चाहते हो, मसावात हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जस्टिस हासिल करना चाहते हो, इंसाफ, अगर तुम फ्रेटर्निटी हासिल करना चाहते हो, भाईचारगी,
तो याद रखो तुमको अपने मुकद्दर के फैसले खुद करना पड़ेगा। और तुम अपने मुकद्दर के फैसले उस वक्त करोगे जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। तुम सियासी ताकत उस वक्त बनोगे जब तुम अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करोगे। और कौन तुम्हारे नुमाइंदे होंगे? जो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही दरमियान से तुम किसी एक दीवाने को या फिर तुम्हारी बहन को तुम जब कामयाब करोगे, वो जब तुम्हारे नुमाइंदे तुम्हारे वोट से कामयाब होकर गुजरात की असेंबली में जाएंगे तो उनकी जबानों पर ना मोदी का खौफ होगा ना कांग्रेस का खौफ होगा, बल्कि उनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तानें होंगी। उनकी जबानों पर इंसाफ की मुतालबा होगा। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं। यही पैगाम और हमारा मकसद एक ही है। इसीलिए आज हम छोटू भाई वसावा के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ना सिर्फ इसमें साथ दीजिए बल्कि हमारे लिए दुआ करिए। और आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखो, जमहूरियत में डरने से कुछ हासिल नहीं होता। जमहूरियत में सिर्फ खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा उसी की आवाज सुनी जाएगी। जो रोएगा दुनिया उसको और दबाएगी। जो डर जाएगा इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उसको और डराएंगे। आप मुझसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम क्या कह रहे हो कि जो डराएगा, जो डरता है उसको और डराया जाएगा, जो रोता है उसको और रुलाया जाएगा, और जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा तो उसकी आवाज को सुना जाएगा। ऐ भरूच के जियालो, ऐ भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहां पर जमा हुए, सुन लो मेरी इस बात को, सुन लो मेरी इस बात को। भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 एमपी है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको अब गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं। जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा कौम नहीं हो। जिंदा कौम का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। मैं हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने जो कुर्बानियां दी हम उनको सलाम करते हैं। यही जयपाल सिंह मुंडा थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जिक्र संविधान में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई हमारी बका की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में अमन को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आज के जलसे से उस अजीम आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रुकन जयपाल सिंह मुंडा को भी सलाम करता हूं कि इन बुजुर्गों ने हमको, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचकर शेड्यूल 5 का इनकॉर्पोरेशन भारत के संविधान में किया था। मैं आज के जलसे में मोहतरम जनाब अहमद पटेल साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। पकड़ लिया नहीं, दिल में मोहब्बत भी पैदा करो।
ये सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला देखे कि हां ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मेरे भाई, आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानिब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए। आप किसान जब काम करता है वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए। वो भी गरीब है, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों की हमदर्दी नहीं होती उस पर गरीब की आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं। ये अन्नदाता हैं, ये हमको खाना खिलाते हैं, ये मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, बंजर जमीन को वहां पर उसको नरम करके बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं और पूरे भारत के दस्तरखानों पर खाना खिलाते हैं। इनसे आज जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इनको बुलाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना चाहिए। और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ओबामा को चाय डालकर पिलाया था, अच्छा किया। हमारा मेहमान है, जो भी आता है उसको उसकी खातिर तवाज़ो करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ, आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून को। भारत के प्रधानमंत्री को दरिया दिली दिखाना जरूरी है। इन किसानों के गम को समझने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया के दोस्त ने सवाल किया था कि आप गुजरात को आए हैं, मोदी और शाह के गुजरात को आए हैं, मैं मीडिया के हमारे लोगों से कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर भारत के शाह साहब हैं। 1 साल में दिल्ली में लॉयर्स का, वकीलों का एहतजाज हुआ, पुलिस को मारे, वहां पर झगड़ा हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान किया गया, जलाया गया। अब फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है। मिस्टर ओवैसी, 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट। अरे हम ही दूल्हे नजर आते आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़। ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते दाढ़ी वाले से, ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे।
जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि एक साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं? नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना। मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं मार्च के बाद इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। उनको देखो सर हिला रहे हैं, सही कह रहा है, बोल रहे हैं। वो जानते हैं बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मित्रों जीडीपी बढ़ रहा है। तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि जीडीपी का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। ये जीडीपी हो रहा है, ये काम हो रहा है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद, लेबर परेशान, सूरत में डायमंड का कारोबार ठप, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन। तो क्या चला रहे? लड़ाओ 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 लड़ाओ। अब कोई नहीं लड़ेगा। अब इंशाअल्लाह ताला वंचित समाज जान चुका है कि आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए।